प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकों की ये जो श्रृंखला है, विशेष रूप से आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए चैनल पर आयोजित है। और हम कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है, अनिवार्य की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की, जिसका नाम है आरोह, उसके काव्यखंड को हम पूरा कर चुके हैं। वीडियो जिसी चैनल पर मौजूद हैं। कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसको हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने एक रीतिकालीन कवि देव को पढ़ा है। आज की कक्षा क्रमशः हम सभी पाठों को पढ़ रहे हैं। तो आज की जो कक्षा है वो भी एक प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर के विषय में है। तो हम देखना शुरू करते। पहली बात हमारे लिए देखने जैसी है कि पद्माकर रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल की समय सीमा में साथ साथ दोहराते चलता हूं। विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। और रीतिकाल के विषय में अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाए कि अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, मैं अंतिम कवि नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा, अंतिम प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल के कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, वो कवि है पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। उसके बाद में ऐसी प्रसिद्धि किसी रीतिकालीन कवि को नहीं मिली है। कवि और भी हुए हैं, पर वैसी प्रसिद्धि पद्माकर के जैसी किसी को नहीं मिली। तो एक प्रश्न बनता है कि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, इसका सीधा संबंध उनके जीवन काल से भी है। उनका जीवन काल देखिए, 1753 से 1833 ईस्वी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी में घटित हुआ, अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध 1757 में जीता, ये जो समय है रीतिकाल के अंत की शताब्दी है। रीतिकाल के अंतिम लगभग 100 वर्ष यही है, 1757, और उसके बाद तो इसी समय पद्माकर मौजूद है। स्वाभाविक रूप से वो रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए, रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी है। इस पर भी प्रश्न बनता है। बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी है। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कविश्वर पड़ गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे को पूछा जा सकता है कि कौन रीतिकालीन कवि हैं जिन्हें कविश्वर कहा जाता है, जिनके वंश को कविश्वर कहा जाता है। देखिए, वंश आचार्य केशव का भी बहुत प्रसिद्ध है कविता के लिए। संस्कृत साहित्य की जानकारी के लिए आचार्य केशव भी बहुत प्रसिद्ध है, पर किसी के वंश को कविश्वर कहा जाए तो पद्माकर। ये प्रश्न हमारे लिए बनता है। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी राज दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दान मिला। पन्ना मध्य प्रदेश में है। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत गांव दिए। जयपुर नरेश ने, जयपुर के जो राजा थे जगत सिंह, जयपुर नरेश जगत सिंह, जगत सिंह के दरबार में उनको बहुत विशेष सम्मान मिला। देखिए, जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। तो राजस्थान में परीक्षा हो रही, पूछा जाना बनता है कि किस जयपुर के राजा, तो जगत सिंह के दरबार में पद्मा कर रहे हैं। उन्हें उपाधि और जागीर दी। उनके रचनाओं के नाम हमको याद रखने। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कौन सी रचना पद्माकर की है, कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है। तो हिम्मत बहादुर वीरदावली उनकी एक रचना है। पद्माभरण उनकी एक रचना है। आप लोगों को याद रखना है, पद्माभरण याद रखने जैसी रचना है। पद्माभरण याद रखने जैसी रचना है। इसके साथ आप टिप्पणी नोट करिएगा। पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है। आभरण अलंकार को ही कहते हैं भाई, आभूषण को कहते हैं। तो पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है। जगत विनोद जयपुर के राजा जगत सिंह के दरबार में रखा गया। इस नाम को भी आप याद रखिएगा। जयपुर के जगत सिंह उनके आश्रयदाता हैं और जगत विनोद उनके दरबार में रखा गया। राम रसायन भी उनकी एक रचना है और गंगा लहरी भी उनकी रचना है। प्रसंगवश हम एक बात करते हैं कि रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनकी कविता का मुख्य रस है श्रृंगार। उनकी कविता का मुख्य रस है श्रृंगार। वो दरबार में रहते थे और श्रृंगारिक कविता करते थे। परंतु प्राय सभी रीति कवि, आप किसी भी रीतिबद्ध कवि को उठाकर देखिएगा, उनकी रचनाओं में भक्ति विषयक रचनाएं आवश्यक रूप से मिलेगी।
भले ही वो पद्माकर हो कि सेनापति हो, सेनापति तो राम भक्त कवि ही कहे जाते हैं। तो राम रसायन और गंगा लहरी उनकी भक्ति विषयक रचनाएं हैं। देखिए, पद्माकर ने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से, लाक्षणिक यानी लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। मूर्तिमान कर देते हैं यानी सजीव कर देते हैं, हमारी आंखों के सामने एक दृश्य बना देते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं उसको इमेजिनेशन, हिंदी में कहते हैं बिंब। तो सजीव चित्रण है। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। हालांकि रीतिकाल में जब भी प्रश्न पूछा जाए कि कौन कवि ऋतु वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो कवि का नाम होगा सेनापति। रीतिकाल में अगर हम कोई प्रश्न पूछा जाए, सेनापति रीतिकाल में ऋतु चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पर पद्माकर के भी प्रकृति चित्रण के चित्र हैं, हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, इनको देखिएगा। इनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव देखिए, रीतिकाल के कवियों को अलंकार बहुत पसंद है। आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। परवर्ती यानी बाद के आने वाले कवि। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा किसी अन्य कवि पर दिखाई नहीं पड़ता। रीतिकाल के कवियों की एक प्रवृत्ति आप याद रखिएगा कि मुक्तक काव्य की रचना, जहां भी आप साहित्य इतिहास पढ़ रहे हो, ये प्रवृत्तियां आपको आवश्यक रूप से लिखाई जाती हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवि मुक्तक काव्य की रचना करते हैं। प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति बहुत कम है रीतिकाल के कवियों में। तो सवैया, कवित्व या दोहा उनके प्रिय छंद होते हैं। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में 3 कवित्व चल रहे। कवित्व एक छंद होता है, आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी चलता है। छंदों पर भी हम अलग कक्षा करेंगे। पहले पाठ्य पुस्तकों की हम बात कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। वसंत के आगमन पर प्रकृति विहग, विहग यानी पक्षी, पशु पक्षी, प्रकृति विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने उसमें इसी को लक्षित किया है। तो जैसे ही वसंत आता है, वैसे ही लोगों में क्या परिवर्तन होते हैं, पशु पक्षियों में क्या परिवर्तन होते हैं, इसका चित्रण पद्माकर ने अपने पहले कवित्व में किया है। देखिए, दूसरे कवित्व में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबा रहना चाहती हैं। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर, सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि ने नेह को बरसते देखा है। मेघ बरसता है तो साथ ही नेह बरसता है। ये पद्माकर के 3 कवित्व हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे। देखिए, कभी कभी जिस साल मैं स्कूल व्याख्याता चयनित हुआ, उस वर्ष भी ये प्रश्न पूछा गया था कि किस कवि के कवित्व और सवैया पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इस आशय के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, तीनों कवित्व हैं। पाठ्यक्रम में 3 छंद चल रहे हैं, तीनों छंद जो है वो कवित्व हैं। देखिए, पहला छंद देखना शुरू करिए। पहला छंद वर्णन किसका है, इसको देखिए, वसंत ऋतु के आने का। वसंत ऋतु जिसको ऋतुराज कहा जाता है, उसके आने पर क्या परिवर्तन होते हैं, इसको देखिए। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर। औरे भांति एक तुक है, इसकी बार बार आवृत्ति होगी। औरे भांति, औरे भांति का अर्थ है अन्य प्रकार से। अन्य प्रकार से आप सीधे शब्दों में समझिए, कुछ अलग ही, हमेशा जैसे नहीं है, कुछ अलग ही।
तो देखिए, औरे भांति कुंजन में, औरे भांति का अर्थ है अन्य ही प्रकार से, लिख लीजिए इसको। औरे भांति कुंजन में, कुंजन का अर्थ है कुंज, आप इसका अर्थ समझिए लताओं पेड़ों का घना समूह, इसको कहते हैं कुंज। तो देखिए लिख लीजिए इसको भी, कुंज लता वृक्ष का समूह। थोड़ी मनोरम जगह जहां बेलें हों, जहां पुष्प हों, जहां पेड़ हों, उसको कहते कुंज। औरे भांति कुंजन में गुंजरत, गुंजरत का अर्थ है गूंज रहे हैं। भीर भौर, भीर भौर का अर्थ है भौरों का समूह है, इसको भी लिखिएगा। भौरों का समूह। मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो आप पाठ्यपुस्तक अपने पास रखिएगा जब क्लास देख रहे हैं, ताकि आप शब्दार्थ लिख सकें, साथ ही मैं लिख रहा हूं। दूसरे, जो भी कवि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो एक रजिस्टर आपको कवि परिचय का मेंटेन करना है। और 2 पुस्तकें बताया हूं खाली, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास। उन दोनों पुस्तकों में पद्माकर के विषय में क्या लिखा है, इसको बहुत गौर से पढ़िएगा। तो देखिए, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के बह गए। देखिए इस पंक्ति को देखिए, ओरे डोर झोरन पे बोरन के हो गए। बोर का अर्थ होता है जिसको हम कहते वृक्ष के आने से पहले, फूल के खिलने से पहले जो झुंड बनता है पेड़ पर, उसको कहते बोर। आम के बोर, फल आने से पहले बोर लगते हैं उस पे। तो देखिए, ओरे डोर झोरन पे बोरन के बह गए, ओरे डोर झोरन पे बोरन के हो गए, किसी अन्य ही प्रकार के, किसी अन्य ही प्रकार के बोर पेड़ की डालियों पर खिले हुए। कुंजों में भंवरे कुछ अलग तरह से गूंज रहे हैं, और कुछ अन्य प्रकार के बोर, कुछ अन्य ही प्रकार के बोर, अन्य ही प्रकार के बोर, कुछ अन्य ही प्रकार के बोर पौधों पर आ गए। अच्छा, पिछली कक्षा में जब देव को पढ़ाया था तो मैंने पूछा था कि आंसू किसकी रचना है। विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है, रेखा जी शर्मा ने उत्तर दिया है, सोनी जी ने उत्तर दिया है कि ये जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी के आंसू। आज फिर आप लोगों के लिए एक रचना है, प्रसंगवश मुझे याद आ गई है, इसलिए आम फिर बोरा गए। रचना लिख रहा हूं मैं, आम फिर बोरा गए। किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। आम फिर बोरा गए किस विधा की रचना है। तो देखिए, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, गलियानी का अर्थ है गलियों में। कहे पद्माकर सु ओरी भांति गलियानी, पद्माकर कह रहे कुछ अन्य ही प्रकार से गलियों में। और छलिया छबीले छैल, देखिए अनुप्रास देखिए, छलिया छबीले छैल, छह ही छह आ रहा है तो अनुप्रास है। छलिया छबीले छैल शब्द का आप हिंदी में अर्थ देखना चाहें तो सुंदर नवयुवक। छलिया छबीले छैल, ओरे छवि छुए गए, ओरे छवि अन्य ही प्रकार की सुंदरता, छवि का अर्थ है सुंदरता, छुए गए अन्य ही प्रकार की सुंदरता से भर गए हैं। वसंत के आने पर क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये इस कविता में दिखाए। तो देखिए, ऊपर की तीनों पंक्तियां कवित की दोहरा कर हम शुरू करते कि ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, कुछ और ही प्रकार से कुंजों में भौरे गूंज रहे हैं। और ओरे डोर झोरन पे बोरन के बह गए, डालियों पर कुछ अन्य ही प्रकार का बोर आया है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी, पद्माकर कह रहे कुछ और ही प्रकार से गलियों में छलिया छबीले छैल ओरे छवि छुए गए। जो सुंदर नवयुवक हैं वो कुछ अन्य ही प्रकार की सुंदरता लिए हुए। वसंत के आने पर देखिए, और भांति विहग समाज में आवाज होती। विहग समाज का अर्थ है पक्षीगण। देखिए, पक्षी ऐसे लिखा जाता है, पक्षीगण या पक्षीराज, ये भाषा बलाघात पर निर्भर करती है तो छोटा हो जाता है। पक्षीराज शब्द शुद्धि में भी आपको पूछे जाता है ऐसे शब्द, तो ऐसे लिखा जाएगा पक्षीराज। तो देखिए, और भांति विहग समाज में आवाज होती, कुछ अन्य ही प्रकार से पक्षियों के समूह में आवाज हो रही है। ऐसे ऋतुराज, और ऋतुराज किसको कहा है, बसंत को। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, न आज दिन द्वे गए को आए, आज 2 दिन भी नहीं गए, 2 दिन भी नहीं गए,
2 दिन भी नहीं गए, ये तो शब्दार्थ है। भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि अभी अभी वसंत आया ही है। वसंत आते ही ये स्थिति है कि गलियों में युवकों की सुंदरता कुछ अलग दिखाई देती है। अन्य ही प्रकार से भंवरे गूंजते हैं, अन्य ही प्रकार से पक्षी आवाज करते। देखिए, प्रसंगवश बसंत याद आया है तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि कौन कवि हैं जिनका जन्मदिन वसंत पंचमी को मनाया जाता है? बसंत पंचमी किस आधुनिक हिंदी कवि का जन्मदिन मनाया जाता है? वो खुद भी बसंत पंचमी को ही अपना जन्मदिन मनाते थे और बहुत उत्सव से मनाते थे। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, कुछ और ही प्रकार से विहग समाज में आवाज हो रही है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, ऐसे ऋतुराज को आए हुए 2 दिन भी नहीं गए कि औरे रस कुछ अन्य ही प्रकार का रस, ओरे रीति अन्य ही प्रकार की रीति, ओरे राग अन्य ही प्रकार का राग और ओरे रंग अन्य ही प्रकार का रंग है। ओरे तन ओरे मन ओरे बन बह गए, और ही प्रकार का शरीर, और ही प्रकार का मन, कुछ और ही प्रकार के वन हो गए हैं। और कब हो गए हैं? ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, ऐसे ऋतुराज को आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। तो जब अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं पीएससी से तो ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ये पंक्ति दी है कि ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे वन बह गए, ये स्थिति किस ऋतु के आगमन पर होती है? तो वसंत ऋतु के आगमन पर यह स्थिति होती है। ये पहला छंद है। दूसरा जो छंद है कवित्व, उसको देखिएगा आप लोग, देखना शुरू करिए दूसरे कवित्व को। दूसरा कवित्व होली के बारे में। जब वो गोपियां और गोप आपस में रंग खेलते हैं तो क्या स्थिति है होली की वहां? तो गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, गोकुल के कुल के यानी गोकुल के गली के गोप, गोप का अर्थ है ग्वाले, गोप और गोपी, गाउन के, गाउन के का अर्थ है गांवों के, आसपास के सभी गांवों के, गोकुल के कुल के गलियों के आसपास के सभी गांवों के गोप जो लगी कछु को कछु, कछु को कछु का अर्थ है कुछ का कुछ। होली में वो ऐसी मस्ती में है कि कछु को कछु यानी कुछ को कुछ भाखत, भाखत का अर्थ है बोल रहे हैं। ऐसे उल्लास में कि विचार भी नहीं कर रहे कि ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं, भने नहीं का अर्थ है विचार नहीं करना, भने नहीं का अर्थ है विचार नहीं करना। तो होली का ऐसा उल्लास है कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं, गोकुल के गलियों के गांव के गोप कछु को कछु भाखत कुछ का कुछ बोल रहे हैं। कछु को कछु भाखत का अर्थ है कुछ का कुछ बोल रहे हैं, भने नहीं कोई विचार नहीं कर रहे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, पद्माकर कह रहे पड़ोस के, पड़ोस का अर्थ है पड़ोस। देखिए प्रसंगवश आपको बता दे रहे हैं कि ब्रज भाषा में ड होता ही नहीं, ब्रज भाषा में खाली र ही होता है। तो ब्रज भाषा में र ही होता है खाली, ये उसकी भाषा वैज्ञानिक विशेषता है। इसको भी आप याद रखिए, नोट करिए, जहां भी आप किताब पढ़ रहे हैं उस पर मेंशन कर लीजिए कि ब्रज भाषा में ड नहीं होता जी, ब्रज भाषा में र होता है। ब्रज भाषा में घोड़ा नहीं होता, ब्रज भाषा में घोड़ा होता है। ठीक है। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, पद्माकर कह रहे पड़ोस के और पिछवारन के, पिछवारन का अर्थ है पिछवाड़ा, पीछे के, पड़ोस पिछवारन के, पड़ोस के, ये आगे पीछे। देखिए दोनों शब्दों में ड है ही नहीं। आप ब्रज की जितनी कविता पढ़ेंगे ड दिखेगा ही नहीं आपको। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, पद्माकर करे पड़ोस के पिछवाड़े के आसपास के, द्वारन के दोरी, द्वारन के का अर्थ है द्वारों पर, बहुवचन ऐसे बनाते द्वार से द्वारन, द्वारों पर या दरवाजों पर। दोरी का अर्थ है दौड़ते हैं। देखिए ड फिर नहीं है, दौड़े। आम खड़ी बोली में कहते दौड़े, वो कहते दौरे। तो देखो द्वारन के दोरी, गुण अवगुण गने नहीं, गुण और अवगुण नहीं गिनते, गुण और अवगुण नहीं गिनते। इसका क्या मतलब है समझिए।
कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, पद्माकर करें वो दौड़ दौड़ के पड़ोस में जा रहे हैं, और द्वारन के दोरी उनके दरवाजों की ओर दौड़ते, गुण अवगुण गने नहीं, कुछ गुण अवगुण नहीं गिन रहे हैं, जो आ रहा है उसी को होली के रंग में रंग डाल रहे, गुण अवगुण गने नहीं, कोई विचार नहीं कर रहे किसको रंगना है किसको नहीं रंगना है, वो तो रंग डाल रहे हैं जो आ रहा है उसको। तोलो तोलो चलित चतुर सहेली आई को कहूं, चलित का अर्थ है चली है, चतुर सहेली का अर्थ है कोई गोपी, या ही कोऊ कहूं, कोऊ का अर्थ है कोई, कहूं का अर्थ है कहीं, कोई चतुर सहेली गोपी कहीं जा रही है, और नीके के निचोरे ताही करते मने नहीं, नीके के निचोरे ताही करते मने नहीं, और उसको निचोड़ने का मन नहीं करता, उसके वस्त्र इतने रंगे हुए हैं कि निचोड़ने का मन नहीं करता, नीके के निचोरे भली प्रकार से निचोड़ने का, ताही करत मने नहीं, उसका मन ही नहीं कर रहा, उसके कपड़े ऐसे रंगे हुए हैं, वो गोपी जो कहीं जा रही है, देखो ऐसा लिखा है कि वो सुंदर सहेली गोपी जो कहीं जा रही है उसका मन नहीं है कपड़े निचोड़ने का। क्यों मन नहीं है कपड़े निचोड़ने का? ये कविता की पंक्ति है कि हो तो शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, वो अपनी सहेली को कह रही मैंने कृष्ण के रंग में अपने मन को चोरा चोरी यानी चोरी से चुरा लिया है। हो तो शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, मैंने तो शाम के रंग में अपने मन को चुरा लिया है। बोरत तो बोर्यो, बोरत का अर्थ होता है डूबना, बोरत ते बोर्यो डूबते हुए तो डूब गया, पे निचोरत बने नहीं, उसको निचोड़ने बन नहीं रहा, यानी निचोड़ने का मन नहीं। देखिए यही की पंक्ति, आखिरी चार पंक्तियां एक साथ कनेक्शन है उनका। क्या कि तोलो चलित चतुर सहेली यही को कहूं, कि कोई चतुर सहेली कहीं जा रही है और नीके के निचोरे ताही करते मने नहीं, लेकिन कपड़े निचोड़ने का उसका मन नहीं है। वो अपनी सहेली को क्या कह रही है कि हो तो शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, मैंने कृष्ण के रंग में अपने मन को चुरा लिया है। बोरत ते बोर्यो, डूबते हुए तो डूब गया, पे निचोरत बने नहीं, लेकिन उन कपड़ों को निचोड़ने का मेरा मन नहीं है। मेरा तो मन है कि मेरा जो कपड़े हैं वो शाम के रंग में रंगे रहें। अब देखिए शाम रंग कृष्ण का रंग, और दूसरा काला रंग, इस ढंग से श्लेष अलंकार भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा पद है पाठ्यक्रम का, होली का वर्णन है इसके बारे में। देखिए तीसरा छंद देखिए, बड़ा सीधा सरल छंद है। रीतिकाल की जो कविताएं हैं उनके बारे में मैं आपको एक चाबी बता दे रहा हूं कि आमतौर पर जब आपको पता नहीं चले कि प्रसंग किस बारे में है, तो अंतिम पंक्तियों में उसकी चाबी छिपी होती है, अंतिम पंक्तियों में उसकी चाबी छिपी होती है। यहां इसको एक बार जरूर देखिएगा कि सावन में झूली वो सुहावनो लगत है, सावन में झूलना अच्छा लगता है, इसका मतलब है ये कवित्त, ये जो छंद है कवित्त सावन के बारे में। ये जो कवित्त है ये सावन के बारे में है। देखिए कि भोरन को गुंजरन, भोरन को गुंजन, देखिए मैंने बता ही दिया बहुवचन वो कैसे बनाते हैं, भोरे का भोरन, भोरन को गुंजन यानी भोरों का गूंजना। बिहार बन कुंजन में, बिहार का अर्थ है विहार, और विहार का अर्थ है घूमना, भ्रमण करना। भोरन को गुंजन, एक तो भंवरे गूंज रहे हैं, और बिहार बन कुंजन में, और लोग वनों में और कुंजों में विहार कर रहे, भंवरे गूंज रहे हैं, लोग वनों और कुंजों में घूम रहे हैं। और मंजुल ये शब्द देखने जैसा है। देखिए भाई मंजुल का अर्थ होता है सुंदर, मंजुल मलारन को गावनो लगत है, एक राग है मल्हार, वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है भाई। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और मल्हार राग का गाया जाना सुंदर लगता है। मंजुल का अर्थ है सुंदर, मलारन का अर्थ है मल्हार, तो मंजुल मलारन को गावनो लगत है, मल्हार का गाया जाना सुंदर लगता है। कहे पद्माकर, पद्माकर कह रहे गुमान हुते,
गुमान से। ते का अर्थ ब्रज भाषा में से होता है भाई, जहां भी आप कविता पढ़ेंगे याद रखिएगा। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, मानहु का अर्थ है मान से भी, गुमानहु ते का अर्थ है गुमान से भी। स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, आप पूरा लिखिएगा। गुमानहु ते गुमान से भी, और मानहु ते मान से भी, प्राणहु ते प्राणों से भी, प्यारो मन भावनो लगत है, प्रिय लगता है। तो गुमान से, मान से, प्राणों से भी अधिक प्रिय, प्यारो मन भावनो लगत है। वो जो प्रिय है वो गुमान से, मान से, प्राण से अच्छा लगता है, प्रिय बहुत अच्छा लगता है। और मोरन को शोर, मोरन को शोर मोरों का शोर है। देखिए तालव्य शय नहीं होता, ब्रज भाषा में तालव्य शय भी नहीं होता। मोरन को शोर यानी मोरों का शोर। और घनघोर चहु ओरन, घनघोर चहु ओरन का अर्थ है चारों ओर घटाएं, घनघोर का अर्थ है घटाएं। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद, वृंद का अर्थ देखिएगा आप लोग, देखिए वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह है। ब्रज भाषा में वह भी नहीं होता भैया, वह ही होता है खाली। तो हम जिसको लिखते हैं वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह है, वृंद का अर्थ होता है समूह है, तो वृंद का अर्थ होता है समूह है। ब्रज भाषा में वह होता है नहीं, वह ही होता है। हिंडोरन को वृंद, हिंडोरन को वृंद का अर्थ है हिंडोलों का समूह है। छवि छावनो लगत है, छवि छावनो लगत है का अर्थ है सुंदर लगता है। छवि छावनो लगत है यानी बहुत सुंदर लगता है। और अलंकार आप आसानी से पहचान सकते हैं, अनुप्रास है। 6 और 6 की आवृत्ति है तो अनुप्रास है, सहजा अलंकार है, हर कहीं होता है। नेह सरसावन में, नेह सरसावन में का अर्थ है स्नेह को बढ़ाने में। सरसावन का अर्थ है बढ़ाना, नेह का अर्थ है स्नेह। नेह सरसावन यानी नेह को बढ़ाना, स्नेह को बढ़ाना। मेह बरसावन में बारिश का बरसना, इधर बारिश बरसती है, इधर नेह सरसता है। देखिए ऐसे तुक मिला है उन्होंने, नेह बरस सरसावन में, स्नेह को सरसाने में, स्नेह को बढ़ाने में, मेह बरसावन में, मेह को बरसाने में, सावन में झूली बो और सावन में झूलना। सावन में झूली बो सुहावनो लगत है, सुहावनो लगत है का अर्थ है अच्छा लगता है। ऐसा सावन का वर्णन है। तो 3 ऋतु वर्णन हम लोगों को किए गए हैं। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। अगली बार हम किसी और कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।